आपको ये इमेज क्लियर है क्या? क्लियर दिखाई दे रही है? नो मैम। नो मैम, हम स्क्रीन स्टार्ट ही हो रही। अभी नो मैम, अरे ये इमेज नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है मैम। ये बट क्लियर नहीं है। कुछ भी, अरे ऐसे मुझे तो क्लियर दिखाई नहीं है। अच्छा, वो थोड़ा अंधेरे में फोटो खींचा है। एम वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है मैम, थोड़ा थोड़ा दिख रहा। रुकिए, एक एनलार्ज करके थोड़ा। अभी दिख रहा है मैम। यस मैम, दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर आपने मैनुअल ली होगी, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको केस स्टडीज दी हुई है, राइट? तो हमने नॉर्मल, अंडरवेट, ओबेस का और डायरिया का और कॉन्स्टिपेशन का पिछली बार लिया था, राइट? तो इस फॉर्मेट में जो है आपको लिखना है वो, राइट? तो अगर ये देख रहे हो, नॉर्मल वेट का मैं दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे एम लिखा है, टू प्लान एंड प्रिपेयर अ डेज डाइट फॉर नॉर्मल वेट पर्सन यूजिंग अ केस स्टडी अप्रोच, राइट? नेम यहाँ पे दिया है, ठीक है, जेंडर या सेक्स वहाँ पे दिया है, एज दिया है, ठीक है, हाइट 170 सेंटीमीटर, प्रेजेंट बॉडी वेट जो है वो दिया हुआ 60 केजी, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है और टाइप ऑफ वर्क सेडेंटरी है, बस इतना दिया है, ठीक है। और डेट नहीं लिखी तो भी चलेगा, रैंडमली कोई भी लिखे तो भी चलेगा, राइट? तो और उसके बाद में यहाँ पे क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन दिया है, राइट? तो यहाँ पे आपको नॉर्मल या वेट के लिए कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल अगर होगा तो ऑब्वियस है ब्लड प्रेशर वगैरह, सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल वगैरह नॉर्मल ही होंगे, राइट? उसके बाद यहाँ पे हाँ, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में ब्लड प्रेशर, जब आप अंडरवेट या फिर ओबेस पेशेंट का लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर, सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो लिखना पड़ता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होगा, ठीक है, सीरम एलडीएल, सीरम एचडीएल, ठीक है, सीरम पोटेशियम, सोडियम, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन बर्न जिसको कहते हैं, राइट? और सीरम क्रिएटिनिन एंड हीमोग्लोबिन, राइट? आपको एक प्रोजेक्ट है जो अभी आपको नहीं है, 5th सेम में है, जो बायोकेमिकल वैल्यूज रहती है, राइट? जैसे सीरम लेवल्स हो गए, ब्लड लेवल्स हो गए, उसके बाद सोडियम लेवल, पोटेशियम ये हो गए, राइट? ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ठीक है, जिसको पल्स रेट हम कहते हैं, राइट? तो वो सब आपको एक पेज पे लिखना पड़ता है, राइट? क्योंकि आपको वो नंबर्स जो है, ठीक है, पास में कम से कम याद रहने चाहिए कि नॉर्मल सीरम एचडीएल लेवल कितना होता है, एलडीएल लेवल कितना होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, नहीं? तभी तो अगर ओबेस रहेगा, ठीक है, तो हो सकता है वो हाइपरटेंसिव भी हो, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल 120/80 रहता है, राइट? 120/80 mmHg करके, राइट? तो अगर हाइपरटेंशन में है तो ऑब्वियस है 120 से ज्यादा और 80 से ज्यादा या फिर कम भी रह सकता है, राइट? तो इस तरह का जो है ब्लड प्रेशर वहां पे लिखना पड़ता है कि जो है बीपी कितना है, हाई है या फिर लो है, उसके हिसाब से ही फिर जो सोडियम है, ठीक है, या फिर पोटेशियम है, उसको रेकमेंड करते हैं पेशेंट को, राइट? ना नॉर्मल पेशेंट के लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हम जब आगे केस स्टडीज देखेंगे, ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह की हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल आपको पता होना चाहिए, पर वो जो प्रोजेक्ट है आपको 5th सेम है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो, ठीक है, हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं, नेट पे जो है बायोकेमिकल जो वैल्यूज है वो इजीली पूरी मिल जाती है, पूरे टेबल फॉर्म में मिलता है, राइट? तो हो सके, ठीक है, तो अभी से अगर क्योंकि अभी से आपको मैनुअल है लिखना, राइट? तो आपको नॉर्मल सीरम लेवल, एचडीएल लेवल या सीरम पोटेशियम लेवल पता होनी चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे, नेट पे जो है, ठीक है, बायोकेमिकल वैल्यूज, नॉर्मल बायोकेमिकल वैल्यूज जो है आप डालोगे, पूरा यानी पेज भर के ही आ जाता है। या फिर जो एक आपके पास बायोकेमिस्ट्री की एक बुक होगी, उसका नाम क्या है, बालगुरु, नहीं बालगुरु स्वामी, स्वामी नारायण या फिर बालगुरु स्वामी की कुछ ऐसी है बुक, वो बायोकेमिस्ट्री की, राइट? तो उसके पीछे में पूरी वैल्यूज दी हुई है, सीरम लेवल्स, ब्लड लेवल्स, जो भी मिनरल्स है उनकी लेवल्स, हीमोग्लोबिन, ठीक है, सिर्फ हार्ट रेट वगैरह नहीं दिया हुआ है वहां पे, ठीक है, ब्लड और सीरम लेवल्स पूरी दी हुई है,
ठीक है। तो अगर आपके पास बुक है वो, तो पीछे में देखिएगा पूरा लिखा हुआ है, तो वो एक पेज पे लिख लीजिएगा। और आपको क्या करना है, 2-3 बार उसको पढ़ लेना है, ठीक है। यानी वो आपको, यानी कैसे आप केस स्टडी करते जाओगे, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यूज कैसे आपको याद आती जाएगी कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, मेल के लिए कितना होता है, फीमेल के लिए कितना होता है, ठीक है। क्योंकि हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है उसकी, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर सीरम सोडियम लेवल अगर ज्यादा है नहीं ब्लड में, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस है, जो भी हमको जो भी फूड इनटेक हम ले रहे हैं उसमें सोडियम लेवल, सोडियम का कंटेंट कम करना पड़ता है, राइट। तो अभी तो ऐसी एज सच आपको केस कोई है नहीं हाइपरटेंशन की वगैरह, ठीक है। आपको 5th सेम में हाइपरटेंशन है, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए 5th सेम में वहां पे होता है अभी, क्योंकि अभी जो है फ्लूइड वगैरह नॉर्मल ही है, आपको वैसे कुछ है क्रिटिकल केसेस नहीं है, राइट। पर फिर भी ये अगर आपके पास हो तो बेटर है, नहीं। तो ये लेवल्स जो है अगर आप कर सको, बहुत सारी लेवल्स आती है, यही नहीं है, ठीक है। VLDL है, ठीक है, HDL LDL है, और उसके बाद कैल्शियम लेवल्स है, अदर जो जिंक लेवल्स है, राइट। तो ये सभी लेवल्स जो है आपको एक टेबल फॉर्म में एक पेज के ऊपर आपको लिख देनी है, और ऐसी जगह रखनी है कि आप आते जाते देख पाओ उसको, यानी कैसे आते जाते देख लिए तो नंबर्स कैसे याद रह जाते हैं हमको, है कि नहीं। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है, यहाँ पे रटोगे तो हम यानी डेफिनेटली भूल जाओगे वो नंबर्स, राइट। तो कैसे एक जगह ऐसे रखना कि जहाँ पे आप हमेशा आते जाते हो और वहां पे देखते हो, और लिखना भी उसी तरह की एकदम बारीक बारीक अक्षर में नहीं लिखना, कि आप दूर से भी देखो तो आपको पता चलना चाहिए कि नहीं, हाँ ब्लड प्रेशर इतना लिखा हुआ है, हाँ जाते हुए पढ़ लिए आते हुए पढ़ लिए, तो आपको वो याद आ जाएगा। ये टेक्निक बहुत काम की है, राइट। तो कोई भी नंबर्स वगैरह याद करने के लिए, तो अगर हो सके, ठीक है, क्योंकि ये 5th सेम में है, पर मैं अभी से आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी तो ऐसे एज सच बहुत डिफिकल्ट केसेस हम देखने नहीं वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एनीमिया है तो वहाँ पे आयरन लेवल्स हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। तो अगर हो सके तो मैं जो बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछेगा, ठीक है। जो बायोकेमिकल वैल्यूज है वो आपको एक टेबल के इसमें या फिर एक पेज में जो है वो लिखनी है। नॉर्मल ब्लड वैल्यूज, नॉर्मल सीरम वैल्यूज, वो नेट पे आपको इजीली मिल जाती है। बायोकेमिकल जो है एग्जामिनेशन या फिर वैल्यूज आप कह सकते हो उसको, नहीं। वो आप करिए, ठीक है, जमेगा, कर सकोगे। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क है, हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं। सर्च करो, ठीक है, लिखते जाओ, बस उतना ही है, ठीक है। लगे तो मैं आपको यहाँ पे गूगल में ही दिखा देती हूँ कैसे सर्च करना है, नहीं तो आपको वो दिखाई देती मैम है। एक बार आप repeat कर दीजिए। हाँ हाँ दिखा देती हूँ मैं, एक मिनट। अरे यहाँ पे परसेंटेज क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ एक जस्ट कुछ सेकंड के लिए वेट कीजिए, मैं देख रही हूँ यहाँ पे परसेंटाइल का आ रहा है। लेबोरेटरी वैल्यूएशन,
बहुत सारा नहीं लिखना है आपको, पल्मोनरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वगैरह यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, बट हाँ ओके। प्लाज्मा और कभी भी नहीं क्या इंडियन ओरिजिन का ही देखना यहाँ पे, फिलाडेल्फिया हेमाटोलॉजिकल आ गया। एक घंटा मैं ये स्टॉप करती हूँ और शेयर करती हूँ। अभी आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, तो नॉर्मल वैल्यूज जो है ब्लड प्लाज्मा और सीरम के ये दी हुई है, राइट। तो ये ALT वगैरह ये आपको बाद में काम पड़ेगा क्रिटिकल केसेस के लिए, SGPT SGOT वगैरह, राइट। पर आपको जो है अभी तो एनीमिया के लिए होगा। ओबेसिटी में अगर हाइपरटेंसिव केस है तो उसमें सोडियम लेवल्स और पोटेशियम लेवल जो है वो नॉर्मल कितने होते हैं और पेशेंट के कितने हैं, उसके ऊपर फिर सोडियम और पोटेशियम कंटेंट जो है जो भी फूड है उसका मेंटेन सॉरी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, राइट। तो हम फूड में से फिर अगर सोडियम लेवल अगर वहां पे हम देखेंगे कि ब्लड में अगर हाई है तो सोडियम लेवल के फूड जो है जिसमें सोडियम कंटेंट कम है ऐसे फूड्स हम इनकॉर्पोरेट करेंगे डाइट में, राइट। तो ये नॉर्मल वैल्यूज है, राइट। अडल्ट जो है उनकी नॉर्मल वैल्यूज है। तो इस तरह से आपको टेबल फॉर्म में या फिर टेबल फॉर्म में या फिर जो है पेज के ऊपर या फिर सेंचुरी पेपर में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से लिखना है कि आपको इजीली दिख जाए, नहीं तो बारीक बारीक अक्षर में लिखोगे और वो लेके बैठोगे 17 बार तो वो ऐसा नहीं होगा। ये रटने का कोई फायदा ही नहीं है, नंबर्स जो है बहुत कम लोग याद रख सकते हैं, राइट। ये कब याद रखा जाएगा, जब आते जाते जो है, ठीक है, आप देखोगे और इस तरह से लिखना है, यानी आपको अट्रैक्ट करे वो चीज, यानी आप कलर पेन से लिख सकते हो, थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए, है कि नहीं। नहीं तो फिर वो मर्ज हो जाता है, ये एक की वैल्यू दूसरे के इसमें ले जाते हो। और यहाँ पे यूनिट्स भी है, ठीक है। तो जो मेन आपके लिए अभी है सोडियम पोटेशियम जो लेवल्स है, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन लेवल्स वगैरह है, ठीक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हार्ट रेट और पल्स रेट शायद नहीं दिया है, नहीं। ग्लूकोज लेवल भी है, जब डायबिटिक का प्लान आएगा आपका फास्टिंग में कितना होना चाहिए नॉर्मल, और पोस्ट पैंड्रियल में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन का वगैरह कोई इशू नहीं है। और उसके बाद अल्बुमिन और ग्लोबुलिन लेवल जो है वो बाद में आएगा आपको काम। उसके बाद मैम ये सेम वाला चार्ट अगर बनाया। हाँ हाँ वही सेम वाला है, एक ही वैल्यू रहती है एक्चुअली, नॉर्मल वैल्यू सेम ही रहती है। ये मैं इसका ऊपर आपको देख रहा, अगर दिख रहा होगा लिंक तो वो आप शेयर ये कर सकते हो, ठीक है। मैम आप ग्रुप पे भेज देंगे क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आप सीमेन लेवल वगैरह लिखा नहीं तो भी यूरिन लेवल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यूरिन लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी एक बार लिख लिया तो आपको फाइनल ईयर तक ये काम में आ जाएगा और उसके आगे भी जो है, ठीक है, आपके काम में ही आएगा ये। तो इसलिए अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। मैं अभी शेयर कर देती हूँ, बात का फिर मैं भूल जाती हूँ। यहाँ पे तो सेंड लिंक का ऑप्शन नहीं है। हाँ।
अरे यार, यहाँ पे सेंड लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैम वो कॉपी लिंक एड्रेस करके ही आपको भेजना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ ओके, अभी भेज दिया है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। वही है ना, एक बार ओपन, हाँ हाँ ठीक है, वही है। ओपन करके देखिए मेरा एग्जाम एनेक्स क्लियर शो हो रहा है क्या? हाँ वही तो है ना? यस मैम, हो रहा है क्लियर शो। हाँ वही है ना, सेम मैंने भेजा है। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, अब मैं स्टॉप कर दे रही हूँ। ओके ठीक है, तो अब वो पता चल गया कि किस तरह से लिखना है, ठीक है, और अच्छे से लिखिएगा कि आपको भी खुद का समझ में आ जाए, मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपके आपके पास ही रहेगा, ठीक है। मैम हाँ हाँ मैम प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए ना एक बार। हाँ हाँ, क्या ये अब केमिकल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ना? यस मैम। हाँ हाँ, तो अभी देखिए आपका जो अभी केसेस है वो इतना क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, तो केस स्टडी जो है हम नॉर्मल ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये केस स्टडी जो है कल्याणी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फीमेल है, राइट, हाइट दी हुई है 60 kg, स्टूडेंट है, राइट, और टाइप ऑफ वर्क जो है स्टूडेंट होने के कारण सेडेंटरी जो है एक्टिविटी, राइट, तो टाइप ऑफ वर्क सेडेंटरी में आएगा स्टूडेंट का, राइट। उसके बाद में यहाँ पे नीचे और भी है, राइट, इनकम है, जैसे अगर अडल्ट रहेंगे, राइट, तो अगर हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई आर्किटेक्ट हो सकता है, राइट, उनकी इनकम जो है अगर वो बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये ब्लैंक ही छोड़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ वर्क सेडेंटरी, मॉडरेट या हेवी वर्कर, मोस्ट ऑफ द सेडेंटरी या फिर मॉडरेट वर्कर ही मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, जो है हेवी वर्कर ज्यादा आते नहीं, ओके। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ठीक है, अगर वो बताते हैं कि 12 घंटे इतने काम कर रहे हैं या फिर 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो आप लिख सकते हो, राइट। वो एक्चुअली हेल्प किस में करेगा, जब डाइट प्लान बनाते हो तो उनके जॉब के अकॉर्डिंगली आपको डाइट प्लान बनाना पड़ता है, राइट, नॉर्मली डाइट प्लान रहता है, पर उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद में पीरियड ऑफ डिसीज स्टेट, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन वगैरह है, जैसे डिसीज स्टेट है, ठीक है, ये अंडरवेट या फिर ओबेसिटी जो है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी इसको हम मान सकते हैं, राइट, पर जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज है, डायबिटिक है, या फिर ओबेस भी, ओबेस आपको पता होगा कि इनहेरिटेंट भी रहता है, राइट। तो वो अगर हम देखें तो वो आप लिख सकते हो कि इनहेरिट है या फिर जो है कितने सालों से है ओबेस, या फिर किसकी कोई कुछ कारण भी हो सकता है, राइट। तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है, पर ये मोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ डिसीज स्टेट जो हार्ट पेशेंट के लिए, डायबिटिक, ठीक है, जो डिसीज कंडीशन है मेन, उनके लिए ही लिखा जाता है, राइट। हाँ, तो उसके बाद में नेम ऑफ डॉक्टर, वो यानी जिसके अंडर जो पेशेंट हैंडल हो रहा है, राइट, वो। उसके बाद पीरियड ऑफ हॉस्पिटल स्टे जो है, अगर क्रिटिकल केसेस होंगे, राइट, उनका ही हम हॉस्पिटल स्टे लिखेंगे, राइट। और एनी अदर में एक्चुअली क्या होता है, अरे किसका माइक बंद मत कीजिए, किसका माइक शुरू है? थोडंसं रक्ताचे डाग पडले त्याच्यावर, नहीं दिया इंगडी बायको काय म्हणे, ठीक माझी आई उमंग @123 किसका है? ये कॉलेज का ही है क्या? पण असे नाही म्हणे की मी पुरेले लागले, अरे किसका है? ते काय करू म्हणे लागले, एका नोकर बसते का म्हणे कपडे धुवायला, रक्तानं भरून आणते अहो म्हणे, सर, पवन सर, हे कॉलेजचा आहे का आयडी? उमंग @123. रडून दिली म्हणे, तुला ती साठ बायको आहे ती. ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही ना? ओके, सो एनी अदर जो है, एनी अदर में यहाँ पे जैसे डीसी स्टेट होगा, राइट, तो हो सकता है कि जैसे ओबेस पर्सन है, राइट, तो ओबेस पर्सन को
हो सकता है पहले से ही वो हाइपरटेंशन है या फिर बीपी का पेशेंट हो, ठीक है, तो वहां पे आप लिख सकते हो कि पहले बीपी का पेशेंट था, इतना इतना जो है वो बीपी पहले था, हाइपरटेंसिव था, अभी वो कंट्रोल में है। इस तरह की जो एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। या फिर हार्ट पेशेंट है, नहीं, तो वहां पहले सर्जरी एक्सक्यूज मी मैम, वॉइस नहीं आ रही। ये कौन है? ये कॉलेज का ही नहीं दिख रहा है मुझे, लड़की का ही आइडिया दिख रहा है। ये umang@123 किसका है? तेव्हा मी डोळे असे पाहत होते तिच्याकडे, माइक में बोल दीजिए उसको। पवन सर हिला म्यूट करा बरं. यार पवन सर, निलेश सर ऐकतात का? ठीक है. हाँ, सो एनी अदर में मैं बता रही थी कि अगर पास्ट कोई हिस्ट्री होगी, राइट, तो वो आप यहाँ पे एनी अदर में लिख सकते हो. फ्रैक्चर्स हो गए, बोन से रिलेटेड कुछ भी, यानी सब कुछ लिखना है पर आपको, ठीक है, क्योंकि हम जो रिकॉल जो है वो लेते ही है पेशेंट का कि पहले कुछ था क्या, राइट, तो वो हमको यहाँ पे लिखना ही पड़ता है, राइट. पर अभी आपके नॉर्मल केसेस है तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है. केस स्टडी में अगर दिया होगा तो ही आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, अदरवाइज कोई नहीं, राइट. उसके बाद क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, ये आपको समझ में आया, ठीक है. अगर यहाँ पे ओबेस वगैरह पेशेंट है तो हो सकता है बीपी जो है, ठीक है, उसका फ्लक्चुएट वगैरह हो रहा हो या फिर कम ज्यादा हो, राइट, तो उसके हिसाब से फिर हमको सोडियम लेवल जो है वो कम ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है. पर आपका अभी उतना क्रिटिकल केसेस हम देने नहीं वाले, तो ये जो है लोड लेने की कोई जरूरत नहीं. पर हाँ, एनीमिया जो है वहां पे हीमोग्लोबिन जो है वो कम रह सकता है केस स्टडी में, राइट. तो फिर वहां पे नॉर्मल लेवल्स आपको देखनी पड़ेगी, और नॉर्मल लेवल्स तक आपको लाने के लिए, ठीक है, आपको डाइट जो है वो मॉडिफाई करना पड़ेगा. डाइट किस तरह से मॉडिफाई करोगे? ऑब्वियस है कि आयरन अगर कंटेंट कम है तो आयरन रिच फूड्स जो है वो आप डालोगे, ठीक है. डाइटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, डाइटरी इंफॉर्मेशन, राइट. तो यहाँ पे फूड हैबिट्स है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन एंड एगिटेरियन, राइट. तो मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन बहुत कम लोग होते हैं, राइट. तो वेजिटेरियन है फिर नॉन वेजिटेरियन है तो वो आप देखोगे और उस पर टिक करोगे, राइट. जिस तरह की केस स्टडी अगर मिलेगी तो उसमें वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन है, राइट. कॉमन डाइटरी पैटर्न, राइट. अगर बिजनेसमैन होगा तो उसका डाइटरी पैटर्न हो सकता है अलग हो, वो टिफिन लेके जाता हो, राइट. हो सकता है वो सवेरे ही कभी कभी खाना खा के जाता हो, राइट. तो वो डाइटरी पैटर्न, यानी हम जो रिकॉल लेंगे या फिर इंफॉर्मेशन उनसे लेंगे पेशेंट से, तो वो ये इंफॉर्मेशन है, राइट. ये हम अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे यहाँ पे, राइट. ये समझ लीजिएगा, डाइटरी इंफॉर्मेशन यानी हम उनसे जो पूछेंगे वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट. तो उसी हिसाब से फिर हम डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, राइट. और यहाँ पे पैटर्न भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे कॉमन डाइटरी पैटर्न 2 मील्स है, राइट. तो उसके बाद में मील टाइमिंग इन्होंने बराबर टिक नहीं किया है, 2 मील्स भी लिखा है, 4 मील्स भी लिखा है, कोई भी एक वहां पे होता है. मील टाइमिंग जो है रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, ठीक है. हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो तो उनका जैसे जो है खाना खाने का टाइमिंग नहीं होता, कभी भी आ जाते हैं कभी भी जो है चले जाते, तो उसका हम इरेगुलर में रखेंगे, राइट. और जैसे अगर गवर्नमेंट जो है ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, नहीं, तो वो घर से क्या ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, उनका बराबर लंच का टाइमिंग रहता है, उतनी बजे उनकी छुट्टी होती है, घर आने के बाद उनका डिनर हो जाता है, राइट. इस तरह से वो उनकी रेगुलर टाइमिंग हो गई. और हम जो भी नॉर्मल घर में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, स्नैक्स लेते हैं, टी लेते हैं, डिनर करते हैं, ये हमारा रेगुलर टाइमिंग हो गया, राइट. उसके बाद में टाइप ऑफ ऑयल यूज्ड फॉर कुकिंग, ठीक है. तो वो उनको हम पूछेंगे कि आप कौन सा ऑयल यूज करते हो घर में खाने में, राइट. तो यहाँ पे वो सोयाबीन बोलेंगे, राइट. तो अगर हम हमारे हमको अगर ओबेस पेशेंट का डाइट प्लान बनाना हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ ऑयल्स जो है वहां पे हम इंक्लूड करते हैं, यानी
हम सैचुरेटेड फैट ना लेते हुए हम ऑयल्स ऐड करते हैं, और वहां पे भी जो है हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि हमको उनको अच्छे जो फैट्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट, फूफा मूफा जो है, ठीक है, तो वो हमको उनको देना होता है, राइट। सो वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं उसको कम करने में हेल्पफुल करते हैं, हेल्पफुल होते हैं ये जो ऑयल्स होते हैं, राइट। सो तो इसकी वजह से हम ऑयल जो है वो कॉम्बिनेशन में कभी कभी ओबेसिटी पेशेंट के लिए रेकमेंड करते हैं, और नॉर्मल पेशेंट के लिए भी हम रेकमेंड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या उनको सजेस्ट करते हो, राइट। अगर वो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको जो है इनकम से ही पता चल जाएगा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उससे हम पता लगा सकते हैं, या फिर जब हम क्वेश्चंस करते हैं कि जो भी पर्सन है उनको, उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। तो उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होगी। उसके भी बाद सॉल्ट यूज फॉर कुकिंग, ठीक है, और कोई आयोडाइज सॉल्ट यूज करता होगा, कोई नॉन आयोडाइज सॉल्ट यूज करता होगा, ठीक है, और अभी तो आयोडाइज सॉल्ट ही मिलता है, राइट। तो इसलिए आयोडाइज सॉल्ट के ऊपर टिक करोगे आप। उसके बाद मिल्क यूज, ठीक है, कोई बफेलो मिल्क करता होगा, कोई काउ मिल्क करता होगा, ठीक है, हाई इनकम ग्रुप वाले हो सकते हैं स्किम मिल्क वगैरह यूज करते हो, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद में अप्रोक्सीमेट वाटर इनटेक, यानी वो दिन भर में कितना पानी पीते हैं, तो वो आपको बताएंगे 8 to 10 ग्लास पीता हो या फिर 5 to 6 ग्लास पीता हो, इस तरह से, राइट। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉनवेज इनटेक, राइट, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली या एनी अदर, राइट। तो यहाँ आप मैंने उनसे पूछ सकते हो कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कितनी बार लेते हो, तो वो बोलेंगे वीकली, ठीक है, वीकली लेता हूँ एक बार, राइट, या फिर जो है मंथली या फिर फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली का कोई मतलब बता सकते हैं क्या होता है? बताइए अटेंड, ये तो सबको पता होना चाहिए फोर्टनाइटली क्या होता है। नहीं तिथे वे आहे अजून. Food habits, common dietary patterns, अरे किसका आवाज है भाई? groundnut, soybean, butter, फोर्टनाइट के अंदर 14 डेज आता है ना, जैसे 1 फोर्टनाइट के अंदर 14। iodized milk हाँ used राइट, हाँ, तो 14 जो हम बोल सकते हैं कि 2 वीक्स के बाद में हम ये करते हैं, राइट, जैसे वीकली हो गया 2 वीक्स के बाद में, राइट, तो ऐसे इस तरह से। उसके बाद मंथली, ठीक है, या मंथ में से एक बार वगैरह, राइट, हर मंथ में, या फिर एनी अदर, यानी एनी अदर में यानी हम हो सकता है कि जैसे एक दिन के बाद भी लेते होंगे, तो उस तरह से भी आप वहां पे लिख सकते हो, राइट। तो इस तरह से, और एनी अदर में फिर आप जैसे एलर्जीज वगैरह है, राइट, अगर हम डाइट प्लान बनाते हैं, ठीक है, हमको एलर्जीज वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ब्रिंजल की किसी किसी को एलर्जी होती है, ठीक है, तो हो सके तो वो एलर्जी जो फूड्स होंगे उनको इग्नोर ही करना बेहतर होता है, राइट। यानी फालतू में हम उनको जो है वहां पे डाल के, ठीक है, हम कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए एनी अदर में हमको एलर्जीज वगैरह, ठीक है, वो वहां पे हम लिख सकते हैं। या फिर जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गया, राइट, ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो गया, तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनी अदर में, राइट। तो ये समझ में आया डाइटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। हाँ ओके। अरे ये कहाँ पे गया? ये व्यू करना पड़ेगा। इमेज, अच्छा इमेज बंद ही होगी क्या? अरे यार एक मिनट, एक एक इमेज ओपन करनी पड़ेगी मुझे। हाँ हाँ अभी आ गई, इस मोड पे आ, हाँ ठीक है। हाँ आ गई, एक मिनट, हाँ मैं शेयर कर देती हूँ। अरे मैं यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
शुक्र यहाँ पे यूनिट्स दिखाई नहीं दे रही मुझे। ऐसा कुछ हो गया। यार, हाँ हाँ आ गई आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग मील प्लान है। ब्लर है मैम, ब्लर है। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। अरे ये कैसे हटाना है ऊपर का? ब्लर आई है। ठीक है, ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग मील प्लान है नॉर्मल वेट का। एग्जिस्टिंग मील प्लान यानी आप उनको पूछोगे कि 24 आवर रिकॉल लेने के बाद में आप वहां पे लिखोगे कि वो जनरली क्या क्या खाते हैं। राइट, आप उनसे पूछोगे कि ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या लेते हो। वो बोलेंगे उपमा लेते हैं, पोहा लेते हैं, या फिर सैंडविच लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, तो वो आप लिखोगे। अर्ली मॉर्निंग क्या लेते हो आप और कितने बजे लेते हो, टाइमिंग भी पूछना। राइट, और क्या क्या आप लेते हो। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग में जो है हो सकता है कोई ऑरेंज जूस पीता हो, या फिर कोई जो है लौकी का जूस पीता हो, या फिर कोई टी पीता हो, कोई विदाउट शुगर पीता हो, कोई ब्लैक टी लेता हो। राइट, तो वो अर्ली मॉर्निंग में आएगा और उसके साथ टाइम आएगा। राइट, उसके बाद में ब्रेकफास्ट में आपको पूछना पड़ेगा। राइट, हो सकता है वो टी के साथ कुछ टोस्ट वगैरह लेते हैं, या फिर उपमा के साथ टी लेते हैं। ठीक है, विथ शुगर और विदाउट शुगर, ये आपको डेफिनेटली वहां पे लिखना पड़ता है। शुगर के साथ में लेते हैं, या फिर बिना शुगर वाले यानी विदाउट शुगर जो है वो लेते हो। उसके बाद में मिड मॉर्निंग में हो सकता है कोई फ्रूट लेता होगा, वो आप लिख सकते हो। या मोस्ट ऑफ द जो है वो नहीं लेते कुछ भी, तो वो आप लिख सकते हैं। या फिर कोई कोई सूप्स वगैरह लेते हैं, वो आप वहां पे लिख सकते हो। और कितना लेते हैं वो आपको पूछना है। ठीक है, उनके पास जो है मेजरिंग कप से स्पून तो नहीं रहेंगे, वो अपना घर का जो है, ठीक है, वही बताएंगे कि 1 कप इतना लेते हैं, या फिर 1 बाउल लेते हैं, 1 प्लेट लेते हैं। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से वहां पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 1 सर्विंग लिखी है। ठीक है, तो आपको पता है 1 सर्विंग यानी कितना होता है, मेजरमेंट्स आपको पता है। राइट, तो ये आपके हिसाब से आप फिर लिखोगे वहां पे। आप उनसे उनसे पूछोगे और अपनी जो फॉर्मेट है उसमें आप वहां पे लिखोगे। राइट, बाद में यहाँ पे लंच है। ठीक है, चपाती, राइस, दाल। ठीक है, उस दिन या फिर पिछले दिन जो है, या फिर जिस दिन आपने पूछा उस दिन आपने क्या खाया था सवेरे, वो आप लिख सकते हो। पर एक्चुअली जैसे अगर आप आज पूछ रहे हो तो आप कैसे रात में तो नहीं पूछोगे उसको इन्फॉर्मेशन। दोपहर में या फिर सवेरे पूछोगे। ठीक है, तो पे जो मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस यस मैम। हाँ, ओके ओके। ठीक है, तो लंच जो है वो हम जैसे लिखते हैं वैसा ही लिखना है। यानी यहाँ पे सब चीजें जो है उनके अकॉर्डिंगली आएंगी। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने टाइम में पीते हैं, तो वो टाइमिंग के साथ जो है पूरा ये सब चीज आएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये कंटिन्यू मैं नेक्स्ट क्लास में भी करती हूँ। ठीक है, क्योंकि आज मुझे समझाना ही है किसी भी हालत में।
अरे यार यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे रोटेट करने का ऑप्शन कहाँ पे होता है? ये स्क्रीन टच नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। कोई बता पाएंगे क्या? मैम हम लोग देख लेंगे, हमारा ही फोन रोटेट कर। अच्छा आप अच्छा ओके, फोन उल्टा करके देख रहे हो क्या? यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके ओके। सो यहाँ पे कैलकुलेशंस दिए हैं, राइट? तो ये कैलकुलेशंस मैंने बताए थे आपको, ठीक है? तो वह उसी तरह यहाँ पे भी करना है कैलकुलेशन, ठीक है? आइडियल बॉडी वेट है अकॉर्डिंग टू ब्रोकास इंडेक्स जो है, ठीक है? वो आइडियल बॉडी वेट यहाँ पे लिखना है, ठीक है? उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स जो है, राइट? एक्चुअल बॉडी वेट और हाइट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है वो आप लिखोगे, राइट? और उसके बाद एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, नॉर्मल वेट के लिए आपको पता है 30 किलो कैलोरीज या 40 किलो कैलोरीज एक्चुअली वहां पे लगती है, राइट? उसके बाद में यहाँ पे डिवीजन ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो यानी प्रोटीन, टोटल फैट, ये भी मैंने आपको सिखाया था। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि आपकी मैन्युअल एक बार स्टार्ट होगी, ठीक है? तो ये स्टार्टिंग का ही है, अभी पूछ लीजिए एक दो लेक्चर में, बाद में हो सकता है हम आगे बढ़े और मैं ना बता पाऊँ, ठीक है? मैम समझा दीजिए। अच्छा अभी भी है ही क्या प्रॉब्लम? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगी, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करके उसमें ही बताती हूँ, ठीक है? ओके, तो ये कैलकुलेशंस पार्ट हो गया, आगे भी है, ठीक है? उसके बाद कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ शुगर अभी आपको क्या लिखना है? अपना लिखना है, ठीक है? आप क्या दोगे उनको, राइट? तो यहाँ पे अगर सपोज अभी नॉर्मल है, ठीक है, तो हम शुगर वगैरह दे सकते हैं, राइट? यहाँ पे ये जो है फ्री शुगर इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओके डेंटल कैरीज, ठीक है? तो एक तो स्टूडेंट को हम शुगर देते हैं, ठीक है? नॉर्मल ये स्टूडेंट है, नहीं? तो शुगर हम देते हैं, पर इतना भी नहीं देना चाहिए कि दांतों की प्रॉब्लम वगैरह जनरली बच्चों को हम वहां पे होता है, राइट? और उसके साथ में दूसरा कारण शुगर का ये भी होता है, क्यों कम इसमें देते, क्योंकि एम्प्टी कैलोरीज जो है वो क्रिएट करती है शुगर, राइट? तो इसकी वजह से कभी भी शुगर अगर आप दोगे तो लिमिट में देना है, क्योंकि हमको फ्यूचर का भी देखना होता है। हम सिर्फ डाइट प्लान बच्चों का है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ही हम नहीं करेंगे, ठीक है? उनके फ्यूचर भी उनका हेल्दी रहे, ये भी हमको कंसिडर करना है, सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, हर एक इंडिविजुअल का, राइट? अगर ओबेस का करते हैं तो फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको यहाँ पहले ही आपको सारी चीजें ध्यान में देनी पड़ती है, राइट? इसके लिए आपको हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चों को हम दे सकते हैं, ठीक है? पर हमको यहाँ पे लिखा है फ्री शुगर इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेंटल कैरीज, राइट? तो यानी डीके हम कहते हैं, राइट? तो इसकी वजह से या फिर जो ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी का भी खतरा बढ़ सकता है उसकी वजह से, क्योंकि एम्प्टी कैलोरीज क्रिएट होती है, राइट? तो इसलिए इंटेक जो है, ठीक है, तो वो मॉडरेट अमाउंट में यहाँ पे 10% जो है वो टोटल एनर्जी का लिखा हुआ है, यानी आप मॉडरेट अमाउंट में उसको दे सकते हो, राइट? एक दो या दो तीन एक्सचेंजेस जो है, ठीक है, जनरली 11 ग्राम की एक एक्सचेंज होती है, यानी 1 टेबल स्पून जो है ना, आप पोहा जो खाते हो, उपमा जो खाते हो, वो चम्मच, राइट? चम्मच के हिसाब से आप 2-3 चम्मच जो है एक दिन में ऐड कर सकते हो शुगर, राइट? उतना ही देना है हमको। हम जब घर के लिए खाना बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, तो इसलिए हमको जो है उतना पता नहीं चलता, राइट? पर अगर अंदाजा लगाओगे, ठीक है, तो हम वैसे भी घर में भी कम ही शुगर यूज करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको खाना खाने के बाद स्वीट खाने की इच्छा होती है, या फिर उनको रेगुलरली डेली जो है उनके खाने में स्वीट होता ही है, राइट? तो उसका ध्यान हमको अभी से रखना है, भले स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी हो, पर हर तरह का ध्यान हमको यहाँ पे ही रखना पड़ता है, राइट? उसके बाद में अमाउंट ऑफ फैट एंड ऑयल्स, राइट? तो नॉर्मल वेट है, फीमेल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आरडीए जो है हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है? सो यहाँ पे फैट कंटेंट 20 ग्राम जनरली जो फीमेल है उनको दिया जाता है, राइट? और फैट जो है वो बहुत नेसेसरी होता है, राइट? तो यानी हम उसको ज्यादा भी नहीं दे सकते, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं दे सकते, राइट? और या सो उसके लिए हम मॉडरेट अमाउंट में हम देते हैं। तो
हार्डली 2-3 एक्सचेंज जो है, अभी स्टूडेंट है राइट, तो इसको 3-4 एक्सचेंज भी चले गए तो भी कोई नहीं राइट, क्योंकि टेबल स्पून आपको पता है कि कितना होता है, बहुत कम होता है राइट, तो वो आप दे सकते हो। ओके सो और ये फिर डिसीज के अकॉर्डिंगली आएगा राइट। उसके बाद फ्लूइड इनटेक जो है राइट, तो ये फ्लूइड इनटेक जो है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये जनरली हम मोस्ट ऑफ द जैसे इडिमा की केस वगैरह रहती है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द हमको लिखना पड़ता है, या फिर डिहाइड्रेट कंडीशन हो गई उस कंडीशन में हमको लिखना पड़ेगा, तो वो हिस्ट्री के हिसाब से, वो हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा राइट। तो यहाँ पे हमारी हमारी बॉडी जो है 70 to 75% जो है वाटर से बनी हुई होती है। तो हम जो रेगुलर प्लान करते हैं, हम ऐसे ओरली सजेस्ट कर सकते हैं कि आप 2 to 3 लीटर आप वाटर डेली का पी सकते हो राइट। तो यहाँ पे फ्लूइड इंटेक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप डाइट में भरपूर सारा फ्लूइड देते ही हो राइट। मिल्क दोगे आप बच्चे को, मिल्क दोगे, जूस दोगे राइट। और कभी भी अगर देखो ठीक है, तो जूस से अच्छा है अक्खा फ्रूट दो, रॉ फ्रूट जो है ठीक है, ऊपर की स्किन के साथ में, ठीक है। अगर वो खा सकता है तो क्यों ना अक्खा फ्रूट ही दे, ठीक है। जूस कब दोगे आप कि वो ओरली नहीं ले सकता, या फिर जैसे गले में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर अगर सर्जरी वगैरह हुई है ठीक है, तभी उस केस में आप जो है जूस वगैरह दे सकते हो। या फिर छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स वगैरह होते हैं राइट, उनको हम जूस देते हैं, तो वो तो केस नहीं है, आपको पहले ही था राइट। पर अदरवाइज ठीक है, या फिर दांतों का प्रॉब्लम है नहीं, यानी डीके है दांतों में, या फिर जैसे ओल्ड एज के पर्सन होते हैं राइट, उनको आप जो है वो फ्रूट्स नहीं खा सकते, या फिर अडल्ट भी हो गए राइट, जो मिडल एज के हो वगैरह अडल्ट होते हैं राइट, उनको भी फ्रूट्स जो है वो आप सॉफ्ट ही यानी दे सकते हो राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि पर्सन किस तरह का है राइट, वो खा सकता है, एबल है खाने के लिए या फिर नहीं है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा राइट। फ्लूइड इनटेक हो गया नहीं, और सो उसके बाद में जो है नॉन वेज फूड इनटेक, ठीक है। अगर वो खाता है ठीक है, सपोज ओबेज है, तो ऑब्वियस है आप उसको क्या करोगे, आप जो है लीन जो बॉडी फिश है राइट, जिसमें फैट जो है वो बहुत कम रहता है, ऐसा मीट आप दोगे, ठीक है। रेड मीट वगैरह आप नहीं दे सकते ओबेस पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को आप दे सकते हो हर चीज राइट। नॉन वेजिटेरियन होगा तो आप फिश दे सकते हो, रेड मीट दे सकते हो, पर क्वांटिटी मैटर करता है कि कितना, 2 पीसेस ही जनरली हम रेगुलर में जो है एक्स्ट्रा 2-3 पीसेस लेते हैं राइट। पर आपको अभी यहाँ पे सजेस्ट करना है, तो आप जो है जितना एनर्जी कैलकुलेशन आएगा उसके हिसाब से हमको जो पीसेस होते हैं नॉन वेज के वो 2 ही रखने पड़ते हैं, ठीक है। जो मिडल साइज जो पीसेस होते हैं राइट, तो वो 2 ही रखने पड़ते हैं। यानी एक जो है, जैसे अगर हम देखें तो 50 ग्राम का जो मीट का ये है पीस है वो आता है, और फिश जो है ठीक है, वो भी उतना ही सेम जो है, फिश को ध्यान में रखते हुए ठीक है, कौन से हम फिश वहां पे सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो रेगुलर फिश भी है तो उसके 2 पीस जो है, अगर ऐसे भी कैलकुलेशन नहीं किया कि मैम कितना वेट का होना चाहिए, उसको भी ध्यान में नहीं दिया, तो आप 2 पीस जो है वो इजीली वहां पे दे सकते हो, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन की कोई उतना जरूरत नहीं होती कि वो इतना, जब हम आप कैलकुलेशन करते हो तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है, पर अंदाजन आप जो है 2 पीसेस वहां पे दे सकते हो नहीं। आपके एक्सचेंज लिस्ट में है वैल्यूज। उसके बाद में हाँ, ये हो गया नॉन वेज फूड इनटेक। ओबेज है तो ऑब्वियस है ओबेज पर्सन को आप फिश वगैरह ही सजेस्ट करोगे राइट। सो या फिर ओकेजनली आप दे सकते हो उसको, या पर रेड मीट नहीं देना है, ठीक है। तो वो सिर्फ ध्यान में रखना है बस, ठीक है। और उसको हाँ, और इसके साथ में आप जैसे नॉनवेज फूड इनटेक आप बता रहे हो राइट, आप डाइट सजेस्ट कर रहे हो, तो आपको कुकिंग टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए। ओबेस पर्सन के लिए कर रहे हो ठीक है, तो बेक्ड फूड जो है वो पोच्ड एग वगैरह वो आप दे सकते हो, या फिर जैसे यानी जहाँ पे बहुत कम ऑयल यूज होता है, ऐसी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। बिस्किट्स भी अगर आपको सजेस्ट करना है तो होममेड बिस्किट जो है वो आप सजेस्ट कर सकते हो राइट। तो इस तरह से आपको थिंक करना है राइट। उसके बाद में ठीक है ये, और उसके बाद में न्यूट्रिशनल गोल्स, ठीक है। तो अभी देखिए अभी नॉर्मल पर्सन है यहाँ पे, तो इन्होंने लिखा है स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस
and provide nutrients rich foods items to maintain body metabolism, right? तो यहाँ पे जो nutrient rich foods है, ठीक है, तो वो डाइट में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, तो वो मेंटेन रहे। ये नॉर्मल हर एक का फंक्शन हो गया, नहीं, ये आएगा ही आएगा, हर एक केस में ये फंक्शन आएगा ही आएगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है डाइट should contain micronutrient and macronutrients in balance, right? तो उसका बैलेंस वहां पे होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है, और पर्सनली पर्टिकुलरली एडोलेसेंट गर्ल जो है, ठीक है, वो एनीमिक हो जाती है, राइट। तो उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। आयरन की अगर कमी हो गई तो जो है एनीमिया हो सकता है, तो उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो ये नॉर्मल गोल्स हो गए कि हमको क्या अचीव करना है, ठीक है, और हमको किस तरह से डाइट मॉडिफाई करना है कि हमको फ्यूचर का भी ध्यान रहे, प्रेजेंट का भी ध्यान रहे, और पास्ट में क्या हो चुका है वो फिर से दोहराया ना जाए, राइट। तो ये न्यूट्रिशनल गोल्स में आएगा, राइट। अगर ओबेस पर्सन है, राइट, तो आप क्या करोगे, ठीक है, टू लूज वेट, ठीक है, वी आर सजेस्टिंग, राइट। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन ऑयल्स है ये वो आप सजेस्ट करोगे, ठीक है, टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द ओबेस पर्सन, ठीक है। वी कैन ऐड, यहाँ पे वो एक्चुअली प्रिंसिपल्स में आएगा टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स वगैरह, राइट। तो न्यूट्रिशनल गोल्स जो है, ठीक है, तो वो आएगा, सपोज ओबेस पर्सन है, टू मेंटेन द बॉडी वेट, ठीक है, या फिर टू कंट्रोल द बॉडी वेट, इस तरह से भी आप लिखोगे। या फिर जैसे डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, टू कंट्रोल द शुगर लेवल्स इन ब्लड, ठीक है, शुगर लेवल्स ऑफ ब्लड, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो ये आपके न्यूट्रिशनल गोल्स आएंगे, यानी 2 करके आपको आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, राइट। तो इस तरह से ये न्यूट्रिशनल गोल्स आएंगे आपके, राइट। और जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप डिटेल में लिखोगे। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट किस लिए आप सजेस्ट कर रहे हो, या फिर फ्लूइड किस लिए सजेस्ट कर रहे हो, आयरन किस लिए सजेस्ट कर रहे हो, आयरन रिच फूड्स आप अगर डालोगे, ठीक है, तो वो किस लिए सजेस्ट करोगे,